सलमा से मेरी मुलाकात एक अस्पताल में हुई थी। वो उस वक्त मेरी माँ के सिरहाने खड़ी उनका टेम्परेचर चेक कर रही थी। ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो कौन है। उसका सफेद बेदाग लिबास उसके नर्स होने की गवाही दे रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा, आप इनके बेटे मंजर हैं। बेहोशी में भी आप ही का नाम लेती रही थी। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम ही मंजर है। अब क्या हाल है इनका? अब तो बेहतर है, कमजोरी बहुत हो गई है। आप डॉक्टर से मिलो, वो आपको समझा देंगे, उसने कहा और रिपोर्ट चार्ट पर कुछ लिखने के बाद कमरे से निकल गई। कुछ इंसानों से मिलते ही अपनायत का एहसास होता है। सलमा को देखते ही अपनायत का ऐसा ही जज्बा मेरे दिल में उठा था। ताजुब ये है कि मैं बहुत परेशानी के आलम में अस्पताल पहुंचा था, लेकिन सलमा को देखकर परेशानी के सिवा हर जज्बा मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। वो खूबसूरत थी। बहुत सी लड़कियां खूबसूरत होती है, फिर उसमें ऐसी क्या बात थी? कोई बात थी जरूर जिसका कोई नाम नहीं था। मेरी माँ 1 महीने अस्पताल में रही, मगर मेरा ये 1 महीना अम्मा की तीमारदारी में नहीं, सलमा को देखने में गुजरा। उस 1 महीने में उससे मैं उतना ही जान गया जितना खुद को जानता हूँ। अपने मरीज के घरवालों से घुलना मिलना उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं था, लेकिन शायद मुझे देखकर उसने भी वही महसूस किया था जो मैंने उसे देखकर महसूस किया था। ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे कुंवारा समझकर किसी मतलब के तहत मिल रही थी। उसे शुरू ही में मालूम हो गया था कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि मुझसे पहले वो मेरी बीवी से मिल चुकी थी। उसके बावजूद वो मुझसे इतनी अच्छी से बात करती थी। वो मेरी बीवी को नसरीन बाजी कहती थी, लेकिन मुझे मंजर साहब कहकर बुलाती थी। ड्यूटी के दौरान में तो बातें करने का ज्यादा मौका नहीं मिल सकता था, लेकिन वो हमेशा ये करती थी कि ड्यूटी खत्म करने के बाद कुछ वक्त मुझसे बातें करने में गुजारती थी। कभी मैं अकेला होता, कभी मेरी बीवी नसरीन मेरे साथ होती, और जब माँ कुछ ठीक हो गई तो वो भी हमारे साथ बात करने लगी। चंद दिनों में वो हमारे घर की एक फर्द लगने लगी थी। माँ उसकी बहुत तारीफ करती थी। मुझे उसकी मौजूदगी इसलिए भी अच्छी लगती थी कि उसकी वजह से अस्पताल में हमें बहुत सी सहूलत मिल गई थी। उस 1 महीने में मुझे उसके बारे में ये मालूम हो चुका था कि वो मुंबई की नहीं है। उसके माँ बाप कानपुर में रहते हैं। मुंबई में वो अपने मामू के पास रहती है। नर्सिंग का शौक उसे बचपन से था। कानपुर से उसने ट्रेनिंग ली और मुंबई में मुलाजमत कर ली। उसका कहना यही था, लेकिन उसकी कई बातों से मुझे यूँ लगता था जैसे वो सिर्फ मुलाजमत के लिए मुंबई नहीं आई है, उसके पीछे कोई और बात भी है। इस मसले पर मैंने उससे बात भी की थी, लेकिन वो टाल गई थी। इंसान अपने बारे में बहुत सी बातों को छुपाता है, इसलिए मैंने भी जोर नहीं दिया था। 1 महीने बाद जब हम अस्पताल से रुखसत होने लगे तो मैंने यही सोचा था कि जिंदगी में जहाँ बहुत से अच्छे लोग बिछड़ जाते हैं, ये किस्सा भी अस्पताल में रह जाएगा। सच्ची बात यह है कि अब मैं शादीशुदा होने के बावजूद सलमा के लिए अपने दिल में मोहब्बत का जज्बा महसूस करने लगा था। इसीलिए मैंने उससे कहा, कल हम चले जाएंगे, क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम मुझे भूलोगी नहीं और मुझसे मिलती रहोगी? सलमा ने कहा, आप क्या समझते हैं, मैं आप लोगों से बिछड़ने के लिए मिली थी? माँ जी के साथ मैं भी आपके घर चलूंगी ताकि घर देख लूं, फिर मैं आती रहूंगी। वो अस्पताल से हमारे साथ ही हमारे घर आई और आते ही इस तरह घुल मिल गई जैसे यहाँ आते हुए उसे बरसों गुजर गए हो। अब अस्पताल जाते हुए या अस्पताल से आते हुए वो हमारे घर जरूर आती थी, और आते ही घर के कामकाज में इस तरह नसरीन का हाथ बटाने लगती थी जैसे वो दोनों बहनें हो। थोड़े ही दिनों में उसने सबके दिल जीत लिए थे। नसरीन की कोई बहन नहीं थी, खुदा ने उसे बहन दे दी थी। छुट्टी वाले दिन वो पूरा दिन हमारे घर पर गुजारती थी। कभी अम्मा से बातें कर रही है, कभी नसरीन के पास घुसी हुई है, और कभी मेरे पास ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। इतनी फ्री लड़कियों की तरफ से बीवियों के दिलों में शक उभरने लगते हैं, लेकिन नसरीन ने कभी अकेले में भी उसकी बुराई मुझसे या किसी और से नहीं की। वक्त के साथ साथ मेरे और उसके दरमियाना हंसी मजाक खूब बढ़ गया था। नसरीन के दिल में शायद सलमा की तरफ से कोई ऐसी वैसी बात न आई हो, लेकिन मैं अब सलमा को किसी और नजर से देखने लगा था। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो कब का इजहारे इश्क कर चुका होता, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में उससे कुछ कहते हुए डरता था। होने वाली बात थी कि एक दिन मौका मिल गया। मैं घर में अकेला ही था कि वो आ गई। वो न सिर्फ आई बल्कि आते ही मेरे लिए चाय भी बनाकर ले आई। मैंने उससे कहा, सलमा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। शायद पहली मुलाकात ही में मेरे दिल ने तुम्हें पसंद कर लिया था।
सलमा ने कहा, मुझे मालूम है मंजर साहब, इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं इतना ही कर सकती हूँ। मैंने कहा, अफसोस तो मुझे ये है कि तुम बहुत देर से मुझे मिली, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते। बीच में नसरीन मौजूद है। सलमा ने कहा, हम दिल से तो एक दूसरे के करीब है। मैंने कहा, लेकिन दिल की नजदीकियां क्या जिंदगी भर साथ में रहेगी? ऐसा तो नहीं रहेगा। तुम आज अकेली हो मगर हमेशा तो नहीं रहोगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई आ जाएगा, फिर मैं कहाँ रहूंगा? सलमा ने कहा, वो वक्त आ सकता था लेकिन शायद अब ना आए। उसने ये बात इस तरह कही जैसे वो मुझसे नहीं अपने आप से कह रही हो। मैं उसकी बेचैनी को महसूस कर सकता था लेकिन समझ नहीं सकता था। मुझे तो उस वक्त ये खुशी थी कि उसने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। फिर वो ये कहती हुई चली गई कि मुझे अस्पताल को देर हो रही है, कल आऊंगी, नसरीन बाजी से भी मुलाकात हो जाएगी। उसके जाने के बाद मैं बड़ी देर तक इस नए संबंध के नशे में डूबा रहा। सलमा ने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली थी, ये मेरी खुशकिस्मती भी थी और यही मेरी परेशानी भी। नसरीन की मौजूदगी में एक और औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। नसरीन से मुझे कोई शिकायत भी नहीं थी कि मैं सलमा को अपना लेता। इसी वक्त नसरीन और अम्मा भी घर पहुंच गए। मुझे मौका मिल गया और मैं घर से निकल गया। मैं तन्हाई पसंद था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, बस अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। आवारागर्दी मेरी फितरत में थी ही नहीं। लेकिन आज कोई दिल को दोनों हाथों से मसल रहा था। जी चाहता था चलते चलते इतनी दूर निकल जाऊं जहां नसरीन हो ना सलमा। सलमा को मेरे सामने आना था तो नसरीन मेरी जिंदगी में क्यों आ गई? नसरीन मिल गई थी तो सलमा से मुलाकात क्यों हो गई? रात आधी गुजर गई थी, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम हो गया था। मेरे पैरों ने अब चलने से इनकार कर दिया था। मैं सड़क पर लगे एक खंभे का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। घर से कितनी दूर निकल आया हूँ, अब वापस कैसे जाऊंगा? क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ इसमें वापसी का कोई रास्ता आता है? मेरा जहन फिर सलमा की तरफ चला गया। नसरीन को मुझसे कितनी मोहब्बत है और उसे मुझसे कितनी उम्मीदें होंगी। सलमा से मोहब्बत का इजहार करने के बाद क्या मैं नसरीन की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लायक रह गया हूँ? मैं देर तक खुद को मलामत करता रहा, फिर एक दलील ने मुझे मुतमईन कर दिया। मैं सलमा से मोहब्बत करता हूँ, उसे अपना तो नहीं रहा हूँ। मोहब्बत का जज्बा तो किसी के लिए भी दिल में पैदा हो सकता है। वो अच्छी लड़की है, इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए। मैं खुद नसरीन को बता दूंगा कि मैं सलमा से मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन ये मोहब्बत दूर की है। वो कभी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। उसकी कहीं न कहीं शादी हो जाएगी, फिर सिर्फ मोहब्बत ही रह जाएगी। फिर वो शायद मुझसे मिलने भी ना आ सके। मैं घर पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। नसरीन अभी तक मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैं बिना बताए घर से निकल गया था, इसलिए वो परेशान भी थी। उसने मुझसे खाने का पूछा लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब सोना चाहता हूँ। मैं इतना थक गया था कि लेटते ही सो गया। सुबह हुई तो बिस्तर से उठा ही नहीं, दफ्तर से छुट्टी करनी पड़ गई। नसरीन की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों परेशान हूँ। उसने कई मर्तबा पूछा लेकिन जब ये देखा कि बार बार पूछने से परेशान हो रहा हूँ तो उसने पूछना छोड़ दिया। सलमा सुबह के वक्त नहीं आई थी, इसलिए यकीन था कि शाम को जरूर आएगी। मैंने सोच लिया था कि शाम होते ही घर से निकल जाऊंगा। शाम आई तो मेरे पैरों में सख्त दर्द शुरू हो गया। मैं जानता था कि ये दर्द नहीं है, मेरे दिल का बहाना है, लेकिन मैं उसके बहाने को टाल नहीं सका। मैं घर से जाने की हिम्मत ही नहीं कर सका और सोचा आने दो उसे। मैं भी बीमार बनकर पड़ा रहूंगा, आंखें बंद कर लूंगा और उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। अगर देख भी लिया तो बात नहीं करूंगा। शाम आ गई, फिर रात आने लगी, लेकिन सलमा का कहीं पता नहीं था। वो वादा करके नहीं गई थी लेकिन आती तो रोज थी, फिर वो क्यों नहीं आई? मुझे सब पर गुस्सा आने लगा, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। नसरीन भी अपने काम में मगन है, उसने एक मर्तबा भी नहीं पूछा कि सलमा क्यों नहीं आई। किसी को फिक्र नहीं है तो मुझे क्यों है? अच्छा है नहीं आई, आ जाती तो कुछ न कुछ बात करना ही पड़ती। जब मैं उसकी तरफ से बेनियाज हो जाना चाहता हूँ तो उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बुरा मान गई? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी फिक्र बढ़ती जा रही थी। मुझे उसकी याद आ रही थी। रात तक मेरी हालत गैर होने लगी। कई मर्तबा ख्याल आया नसरीन से पूछूं, फिर मेरे दिल के चोर ने मुझे रोक लिया। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम दोनों घंटों सलमा की बातें किया करते थे, लेकिन अब चूंकि दिल का चोर बाहर आ गया था इसलिए पकड़े जाने का खौफ कदम कदम पर था। दूसरे दिन मैं दफ्तर गया जरूर लेकिन परेशान रहा।
वहाँ भी मुझे सलमा का ख्याल सताता रहा। मैंने तय कर लिया था कि दफ्तर से निकलकर सीधा घर जाऊंगा, लेकिन मैं उस अस्पताल के सामने खड़ा था जहाँ सलमा काम करती थी। मैं यहाँ क्यों आ गया? मैंने सोचा कि उसने हम लोगों का कितना ख्याल रखा था, मेरा इतना फर्ज तो बनता था कि उसका हाल पूछूं, क्या पता वो बीमार हो। अंदर जाकर मैंने रिसेप्शन से मालूम किया कि वो ड्यूटी रूम में है। वो ड्यूटी पूरी करके अस्पताल से जाने वाली थी कि मैं पहुंच गया। वो मुझे देखते ही खुश हो गई। आप मुझसे मिलने आए हैं? खुशी की बात है। मैंने कहा, तुम कल क्यों नहीं आई? उसने कहा, तुमने इंतजार किया था, अगर आज आप न आते तो मैं आज भी आपके घर नहीं आती। मैंने उससे कहा, चलो अब घर चलते हैं। उसने कहा, नहीं, घर नहीं चलेंगे, किसी ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। जो मैं सोच रहा था उसने कह दिया, यही तो फर्क होता है शादी से पहले और शादी के बाद। मैं उसे लेकर अपनी आमदनी से बड़े होटल में पहुंच गया। मेरी कब से आरजू थी कि हम यूं तन्हा बैठकर बातें करें, ये आरजू आज पूरी हो रही थी। हम दोनों वहां पर बहुत देर तक बैठे रहे और बहुत बातें की। जब हम होटल से निकले तो रात होने लगी थी। मैं घर पहुंचा तो अपने आप से खामोश मुआहदा कर चुका था, नसरीन मेरी जरूरत और सलमा मेरा शौक रहेगी। नसरीन ने उस रात बिस्तर पर लेटते ही कहा, सुनिए, 2 दिन से सलमा नहीं आई है। आप ऐसा करे, कल अस्पताल होते हुए आना, मालूम तो हो वो क्यों नहीं आई। मैंने कहा, मेरे पास तो वक्त नहीं है कि अस्पताल जाता फिरूं। नसरीन ने कहा, कमाल करते हैं आप, कितनी मोहब्बत करने वाली लड़की है वो, उसके लिए आप वक्त नहीं निकाल सकते। मैंने कहा, अच्छा बाबा, कल होता आऊंगा, अब सो जाओ। मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं बराबर उससे मिल रहा हूँ। वो अगर नहीं भी कहती तो भी हर शाम मैं उससे मिलता ही था, दूसरे दिन भी मिलना था। अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी, हमने मिलने के लिए नई जगह बना ली थी। मैंने उसे नसरीन का पैगाम पहुंचा दिया, वो उसी वक्त मेरे साथ आ भी गई। नसरीन ने नाराजगी का इजहार किया और फिर दोनों घुल मिल गए। अब हमारी मुलाकातों का रंग ही कुछ और था। पहले भी वो आई थी, लेकिन अब शायद ये गर्व उसके साथ आता था कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। अब हमारी बातचीत बेतकल्लुफी का ऐसा रंग दिखाती थी कि नसरीन भी समझे बगैर न रह सकी। एक दिन उसने कहा, क्या बात है सलमा, आजकल आपसे बहुत फ्री हो रही है। मैंने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, और अगर हो रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर। नसरीन ने कहा, इतने सीधे तो आप भी नहीं हो, आपने मौका दिया होगा तो वो फ्री हुई है। मैंने नसरीन से कहा, अगर ये मजाक है तो बहुत भोंडा मजाक है। वो इतने दिन से यहाँ आ रही है, अगर अब कुछ फ्री हुई है तो इसको कोई और रंग मत दो। नसरीन ने कहा, सच बताइए, आपके और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई है? मैंने कहा, नसरीन अब बस बहुत हो चुका, वो एक अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। नसरीन ने कहा, अरे मैं बुरा थोड़ी मान रही हूँ, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, बल्कि मेरा तो जी चाहता है कि वो हमेशा के लिए यही रह जाए। मैं बौखला गया, ये कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद से मैं बहुत मोहतात हो गया था। औरत का क्या भरोसा, आज बुरा नहीं मान रही है, इसका ये मतलब नहीं कि कभी बुरा नहीं मानेगी। अभी उसे शक हुआ है, जिस दिन यकीन हो जाएगा वो मेरी जान को आ जाएगी। मुमकिन है सलमा का यहाँ आना ही बंद कर दे। अम्मा की तबीयत फिर खराब रहने लगी थी, सलमा की अहमियत और बढ़ गई थी। वो सुबह शाम अम्मा की तीमारदारी के लिए आती थी। मेरे और नसरीन के लिए जरूरी था कि वो हमसे खुश रहे। कई महीने माँ बीमार रही, मगर इलाज घर पर होता रहा, फिर उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। मुझे रात को अम्मा के पास रहना पड़ता था। सलमा ने भी अपनी ड्यूटी रात की कर ली। यही वो रातें थी जब मैं और सलमा करीब से करीब आते चले गए। रातें आंखों में और दिन बातों में कटते रहे। अम्मा की हालत रोज रोज बिगड़ती जा रही थी। मेरी और सलमा की कोशिशों के बावजूद वो हमसे रूठ गई। उनके इंतकाल के बाद घर में बहुत सन्नाटा हो गया था। हमारी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक औलाद से महरूम थे। अगर कोई बच्चा होता तो अच्छा लगता। ये एहसास मुझे पहली मर्तबा हुआ था, और ये पहला ही मौका था जब मैंने नसरीन से शिकायत की। शिकायत एक मर्तबा होती है, 2 मर्तबा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। यही मेरे और नसरीन के साथ भी हुआ। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि अगर सलमा से मेरी मुलाकात नहीं हुई होती तो ये लड़ाई इतनी शिद्दत से नहीं होती। सलमा की सूरत में एक बहाना मेरे हाथ लग गया था। अब मैं ये सोचने लगा था कि अगर सलमा से शादी हो जाए तो मेरी नस्ल तो बाकी रहेगी। बात यही थी, लेकिन मैं नसरीन से कह नहीं पा रहा था। आखिर वो खुद ही मेरे दिल में उतर गई। एक दिन उसने कहा, अगर दूसरी शादी की ठान ली है
तो मुझे कसूरवार क्यों ठहराते हो? मैंने कहा दूसरी शादी करनी होती तो कब की कर चुका होता, लेकिन खुद सोचो क्या बच्चे मुझे नहीं चाहिए। नसरीन ने कहा अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा तुम अगर बीमार हो तो मैं इस बीमारी पर शुक्र अदा नहीं कर सकता, मुझे औलाद चाहिए। नसरीन ने कहा अगर उससे भी औलाद नहीं हुई तो क्या कर लोगे? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हर औरत तुम्हारी तरह बाज नहीं होती। दो आंसू उसकी आंखों में उभरे और फिर आंसुओं की कतार लग गई। उसकी हालत ऐसी थी कि मैंने उससे कुछ और कहना मुनासिब नहीं समझा। कुछ दिनों के लिए हम दोनों अजनबी से होकर रह गए। इस दौरान में सलमा भी आई। उसने महसूस भी किया, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसे कुछ बताता, और बताता भी क्या कि मैं जाहिल मर्दों की तरह अपनी बीवी से इस बात पर लड़ रहा हूँ कि उसको औलाद नहीं हुई। एक दिन सलमा ने मुझसे पूछा, मंजर सच सच बताओ, इस लड़ाई की वजह मैं तो नहीं हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और बात टाल दी। उसने कहा ठीक है, तुम मत बताओ, मैं नसरीन बाजी से पूछ लूंगी। मैंने नसरीन को सख्ती से कह दिया था कि सलमा को कुछ न बताए। मैं नहीं चाहता था कि घर की बात किसी और के कानों तक जाए। बात आई गई हो गई, हालात फिर मामूल पर आ गए थे। एक घर में रहते हुए कोई कितने दिन एक दूसरे से रूठा रह सकता है। नसरीन के कहने पर मैंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया। हर एक ने यही रिपोर्ट दी कि किसी वजह से ऐसी खराबी पैदा हो गई है कि अब नसरीन औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रही। अगर इलाज की उम्मीद होती तो इंतजार भी कर लेता। यहाँ तो साफ जवाब था और डॉक्टर एक ही बात कह रहा था, इसलिए अब मजीद इंतजार बेकार था। हमारे बीच फिर एक दूरी पैदा हो गई। ऐसा लगता था जैसे दोनों ही कुछ सोच रहे हैं। फिर एक दिन मैंने सोच लिया और नसरीन से कहा अब मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। नसरीन ने कहा मैं खुद भी आपसे यही कहने वाली थी, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी क्योंकि उसे रहना तो मेरे साथ ही होगा और फिर आपको तो औलाद से मतलब है, आप मुझे छोड़ तो नहीं रहे। मैंने सोच लिया था उसे लड़की बताने दो, मुझसे पूछेगी तो मैं मना कर दूंगा, फिर वो तंग आकर फैसला मुझ पर ही छोड़ देगी। मैं जल्दबाजी करके इसे ये कहने का मौका नहीं देना चाहता था कि मैं किसी प्लानिंग के तहत सलमा से शादी कर रहा हूँ। फिर एक दिन उसने लड़की का नाम बताकर मुझे हैरान कर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि जो मैं सोच रहा हूँ वही वो भी सोच रही है। नसरीन ने कहा मैंने आपके लिए सलमा को पसंद किया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छुपाई। उसने कहा वो हमारे घर और माहौल से वाकिफ है, आपके मिजाज को जानती है, मुझसे भी घुली है, सूरत शक्ल की भी अच्छी है। मैंने कहा वो तो है, लेकिन वो तैयार भी होगी। नसरीन ने कहा ये आपका काम है, उससे कहकर देख लीजिए। वो आपसे इतनी फ्री तो है ही कि आप ये बात कह सकते हैं। मैं तो खुद यही चाहता था कि मैं बात करूं, अगर उसे कुछ तकलीफ भी होती तो मैं उसे कायल कर सकता था। मैंने बज़ाहिर बड़ी बेदिली से हामी भर ली के सलमा से बात कर लूंगा। मैं नसरीन के फैसले पर हैरान भी था और ये सोचने पर मजबूर भी हुआ था कि उसने महज इत्तेफाक से सलमा का नाम नहीं लिया था, बल्कि शायद वो हमारी मोहब्बत से वाकिफ हो गई थी। मैंने वो रात बड़ी बेचैनी से काटी। उसकी ड्यूटी रात की थी, इसलिए कल दफ्तर के बाद ही उससे मुलाकात हो सकती थी। मुझे ये धड़का लगा हुआ था कि वो तैयार भी होती है या नहीं। वो मुझे पसंद करती थी ये अलग बात थी, लेकिन एक बीवी की मौजूदगी में मुझसे शादी भी करेगी ये दूसरी बात थी। यही फिक्र मुझे परेशान किए जा रही थी। उम्मीद यही थी कि वो नहीं मानेगी, और अगर वो मान भी गई तो उसके माँ बाप नहीं मानेंगे। मैं दफ्तर से जल्दी निकल गया और पैदल ही अस्पताल की तरफ चला गया और कुछ देर में उसे अस्पताल से लेकर उस होटल में पहुंच गया जहां हम बैठते थे। मैंने उसे शादी की पेशकश कर दी। उसका चेहरा चमकते चमकते अचानक बुझ गया। उसकी गर्दन झुक गई। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और मैं उसे सोचने का मौका देना चाहता था, इसलिए बगैर कोई बात किए गौर से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? सलमा ने कहा, मोहब्बत है, इसलिए तो मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, और मुझसे शादी करने के बाद आप खुश नहीं रहेंगे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, मुझे मालूम है मैं खुश रहूंगा। वो अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। नहीं, आप नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते। मैं भरे होटल में तमाशा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं भी उसके साथ ही अपनी जगह से उठ गया और उससे कहा, तुम सोच लो, मैं कल फिर तुमसे मिलूंगा। मैंने उससे कई मुलाकातें की, वो मुसलसल इनकार कर रही थी। मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हो रहा था।
मैं ये सोचता रहा था कि वो मोहब्बत मुझसे करती है, लेकिन शादी मुझसे नहीं करेगी, कम से कम नसरीन की मौजूदगी में तो बिल्कुल तैयार नहीं होगी। मुझे उसके मुसलसल इनकार पर हैरत नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गया जब वो अचानक गायब हो गई। अस्पताल से मुझे मालूम हुआ कि वो 1 महीने की छुट्टी लेकर कानपुर गई है। उसका जाना ऐसा हैरान करने वाला नहीं था, लेकिन वो मुझे बताए बगैर चली गई थी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे तो ऐसा लगता था कि वो अब नहीं आएगी। नसरीन की बात रह गई थी, उसने तो मौका दिया था, सलमा तैयार नहीं हुई तो वो क्या कर सकती थी। अब वो कोई और लड़की ढूंढने की बातें कर रही थी। मुझे दूसरी शादी का ऐसा शौक नहीं था। मैंने तो सलमा से शादी करने के लिए ये हंगामा खड़ा किया था, जब सलमा नहीं तो कोई भी नहीं। मैंने नसरीन से साफ कह दिया, बस एक मर्तबा बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, अब कोई और लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। सलमा मेरी जिंदगी में अचानक आई थी और अचानक ही चली गई। एक सपना था जो अचानक टूट गया। मैं खुद को कसूरवार समझ रहा था, मैंने उसे नाराज कर दिया था। दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे, कभी सोचता था कानपुर जाकर मालूम तो करूं, फिर सोचता था कोई और मुसीबत ना उठ खड़ी हो। फिर मैंने यही सोचा कि 1 महीना और इंतजार कर लो, अगर वो नहीं आई तो फिर मैं कानपुर जाकर उससे मिलूंगा। अभी उसकी छुट्टी में कुछ दिन बाकी थे कि वो आ गई। मुझसे मुलाकात नहीं हुई। नसरीन ने बताया कि वो आई थी। एक बात तो नसरीन ने ऐसी बताई कि मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, क्या आपको मालूम है सलमा की मंगनी हो चुकी थी। उसने मुझे बताया कि वो मंगनी तोड़कर आ गई है और अब वो आपसे शादी के लिए तैयार है। बात साफ है, उसकी मंगनी हो चुकी थी, इसलिए उसने आपकी पेशकश का जवाब नहीं दिया। वो आपसे शादी करना चाहती थी, इसलिए मंगनी तोड़कर आ गई। मेरा अंदाजा ठीक निकला, वो आपसे मोहब्बत करती है। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, उसे मंगनी नहीं तोड़नी चाहिए थी। उसके मंगेतर को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, उसके माँ बाप की कितनी रुसवाई हुई होगी। नसरीन कुछ दिनों से बहुत खुश नजर आने लगी थी, लेकिन ये खबर सुनाते हुए उसका चेहरा बुझ गया था। अब उसे मुकम्मल यकीन हो गया था कि सलमा मुझसे शादी कर लेगी। अब मुझे सलमा से मिलकर बाकी मामले तय करने थे। दूसरे दिन मैं दफ्तर में अपने काम में मसरूफ था कि चपरासी ने आकर खबर दी कि मेरे कोई मेहमान आए हैं। मैं गया तो वहाँ 2 आदमी मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों मेरे लिए अजनबी थे। उन्होंने बताया, मैं सलमा का मामू हूँ और ये सलमा के पिता है। हम इसलिए आए हैं कि आप सलमा को समझाएं, हमें मालूम है वो आपके यहाँ आती है, आपकी बहुत इज्जत करती है, वो आपकी बात जरूर मानेगी। मैंने कहा, मैं उसे क्या समझाऊं, आप लोग मुझे खुलकर बताएं। उसके बाप ने कहा, वो अपनी मंगनी तोड़कर आ गई है, बचपन की मोहब्बत थी उसकी, फिर पता नहीं क्या हुआ। उसके मंगेतर की हालत बहुत खराब है। सलमा को समझाऊं कि वो अपना फैसला बदल दे। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं सलमा को समझाऊंगा और वो लोग खुश होकर मुझे दुआएं देते हुए चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये उन्होंने क्या कह दिया। उसका मंगेतर उसका महबूब भी था, फिर भी उसने फैसला मेरे हक में देकर मंगनी तोड़ दी। मैं जितना सोचता जाता मेरी हैरानी उतनी ही बढ़ती जाती थी। फिर मुझे खुद पर फख्र होने लगा, उसने मेरी खातिर अपने महबूब को भुला दिया। मैंने उसके रिश्तेदारों से ये वादा जरूर कर लिया था कि मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन जब वो मुझसे मिलने आई तो मैंने इस बात का जिक्र तक न किया। मैंने ये जाहिर नहीं किया कि कोई मेरे पास आया था। मैं उसे क्यों समझाता, वो ये सब मेरी खातिर तो कर रही थी। मगर अब एक मुश्किल मेरे सामने अचानक आ गई थी। उसके मामू और उसके वालिद से मेरी मुलाकात वक्त से पहले हो गई थी। वो मुझे क्या समझ रहे थे और मुझे किस रूप में उनके सामने जाना पड़ेगा। सलमा की तरफ से इजाजत मिलने के बाद मुझे उसके माँ बाप से बात करनी थी, इसलिए मैंने ये तरकीब निकाली कि सलमा अपने घर में खुद मेरी बात करे। अगर वो लोग तैयार हो तो फिर मैं उनसे जाकर मिलूंगा, वरना बेकार है। जरा सी कोशिश के बाद सलमा तैयार हो गई और एक मर्तबा फिर वो कानपुर चली गई। वो वापस आई तो बहुत उदास थी। मैं यही समझा था कि वो नाकाम वापस आई है, लेकिन वो खुशखबरी लाई थी। इतनी बड़ी खुशखबरी पर वो उदास क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं और नसरीन खानदान के एक बुजुर्ग को साथ लेकर कानपुर चले गए। सलमा अपनी रजामंदी जाहिर कर आई थी, हमें तो महज फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। मैं सलमा के वालिद से मिला, उनकी आंखें मुझसे सवाल कर रही थी, लिहाजा मैंने जरूरी समझा के वजाहत कर दूं। मैंने उनसे कहा, देखिए, आपके आने के बाद मैंने सलमा से बात की थी, लेकिन उसके जवाब के बाद मुझे खामोश होना पड़ा। मुझे मालूम भी नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है और मेरी खातिर मंगनी तोड़ आई है।
इसलिए मुझे चुप होना पड़ा। मैं उसे क्या समझाता। अब एक ही रास्ता रह जाता था कि मैं उससे शादी कर लूं। उसके बाप ने कहा, इन बातों को दोहराने से क्या फायदा, उसके जो जी में आए करे। वो आपसे शादी करना चाहती है, हम इस पर भी तैयार है। हम वहाँ एक रात और एक दिन रहे। चलते वक्त उन्होंने हमसे कहा, आइए आपकी मुलाकात सलमा के मंगेतर से कराऊं। वो मुझे बराबर के घर में ले गए। वहाँ एक नौजवान बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर लगता था जैसे वो बरसों से बीमार हो। सलमा के पिता ने मुझसे कहा, सिर्फ 1 महीने में इसकी ये हालत हो गई है, ये अब कहाँ जिंदा बचेगा। उस नौजवान को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। अगर मालूम हो जाता तो शायद इतनी कमजोरी के बावजूद उठकर मेरा गला दबा देता। उसकी हालत देखकर रास्ते भर मुझ पर एहसासे जुर्म हो रहा था। बार बार सोचता था कि सलमा को समझाऊं और उससे कहूं कि वो उस नौजवान से शादी कर ले, लेकिन हर मर्तबा मेरी खुदगर्जी मुझे ऐसा करने से रोक देती। मैंने खुद को ये कहकर बहला लिया कि मैं भी तो सलमा से मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत में ज्यादा तासीर थी कि वो मेरी तरफ खींची चली आई। ये भी तो हो सकता था कि उस नौजवान की जगह बिस्तर पर मैं लेटा होता। अगर ऐसा होता तो क्या ये नौजवान मुझ पर रहम खाता। सलमा मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। नसरीन और सलमा इस तरह हंसी खुशी रहते थे कि मुझे एक दिन भी ये महसूस नहीं हुआ कि दूसरी शादी करके मैंने कोई गलती की है। 2 साल इस तरह गुजर गए जैसे 2 दिन गुजरते हैं। उस नौजवान का ख्याल मुझे अक्सर आ जाता था। उन 2 वर्षों में मैंने ये भी देखा कि सलमा एक मर्तबा भी कानपुर नहीं गई थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो उस नौजवान का सामना करते हुए डरती थी। 2 साल गुजर गए तो अचानक मुझे ख्याल आया कि सलमा की कोख भी अब तक आबाद नहीं हो सकी है। मैंने दबे लफ्जों में इस बारे में उससे पूछा। ये सुनते ही उसका मुंह उतर गया। उसने कहा, मैं औलाद पैदा करने के लायक नहीं हूँ क्या। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख पर काबू पाया। हाँ मंजर, जब मैं नौकरी करने के लिए मुंबई आई तो एक अंदरूनी तकलीफ के सिलसिले में कुछ टेस्ट करने पड़े, जिससे मुझे ये मालूम हुआ कि मैं अधूरी औरत हूँ, पैदाइशी बांझ हूँ। मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती। ये सुनना था कि मैंने तैश में आकर उसके फूल जैसे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तुझ में ये ऐप था तो पहले क्यों नहीं बताया। आदमी शादी क्यों करता है। मैंने औलाद के लिए तुझसे शादी की थी। सलमा ने कहा, मैंने सोचा था औलाद तो आप नसरीनबाजी से भी पैदा कर सकते हैं। मैं तो आपकी मोहब्बत हूँ, आप मुझसे ये मुतालबा नहीं करेंगे। फिर तो मेरी सारी मेहनत इकारत चली गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने तो मंगनी इसीलिए ही तोड़ी थी। मैं रज्जाक को दुख नहीं देना चाहती थी। मुझे मालूम था कि शादी के बाद जब औलाद नहीं होगी तो उसे दुख होगा, और अगर वो मुझ पर दूसरी औरत लाएगा तो मुझे दुख होगा। आपकी बात और थी, आप शादीशुदा थे। आपने मुझसे मोहब्बत की और मैंने एक मोहब्बत ठुकरा कर दूसरी मोहब्बत कबूल कर ली। मैंने उससे पूछा, तुम रज़ाक से मोहब्बत करती थी। उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमारी मोहब्बत पाक थी, बिल्कुल पहाड़ी चश्मे की तरह साफ। मैंने कहा, फिर भी तुमने उसे ठुकरा दिया। सलमा ने जवाब दिया, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे बेवफा समझकर भूल जाएगा, लेकिन अगर शादी हो गई तो वो जिंदगी भर के लिए मुरझा जाएगा। मैंने उसके हक में अच्छा ही किया था, मगर आपको भी मैंने दुख ही पहुंचाया। इस बातचीत के बाद मैं उससे खिंचा खिंचा रहने लगा। वो महसूस करती थी लेकिन जबान से कुछ न कहती थी। जब उसे ये मालूम हुआ कि नसरीन भी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, तो उसके पछतावे की आग मेरे दिल तक आ गई। वो गम और दुख की मूरत बनकर रह गई। उसके होंठों पर वो अल्फाज आ गए जो कोई औरत इंतहाई मजबूरी में अदा करती है। एक दिन उसने मुझसे कहा, आप एक शादी और कर लीजिए। मैंने कहा, किस्मत से कौन लड़ सकता है सलमा, यही क्या कम है कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। वो खुश हो गई लेकिन शायद खुश नहीं हुई, और आज 8 साल बाद भी वो कभी कभी जिद कर बैठती है कि मैं एक और शादी कर लूं। तीसरी शादी की अब हिम्मत नहीं है। और फिर ये भी कि ऐसी मोहब्बत करने वाली सलमा अब कहाँ मिलेगी।